So guys, welcome back to our channel. Today we are going to start our Indian economic development class 12th का first chapter, which is all about Indian economy on the eve of independence. So firstly we have to give a इंट्रोडक्शन अबाउट दिस चैप्टर। इस चैप्टर में हमें ये बताया गया है जब हमारा देश इंडिया आज़ाद हुआ था। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए हमारा देश कब आज़ाद हुआ था। जैसे कि आप सबको पता है 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। हम उससे पहले ब्रिटिश के हम गुलाम थे। इस चैप्टर में हमें बताया जाएगा कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उसकी शाम को उससे पहले के क्या हालात थे, क्या कंडीशंस थी हमारी इंडिया के। जब हमारा देश आज़ाद हुआ, ब्रिटिश के हम पहले गुलाम थे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इंडिया में अपने फ़ायदे के लिए जो डेवलपमेंट्स की थी उसके बारे में ये चैप्टर है। और उन्होंने हमारी कोई इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में कोई ध्यान नहीं दिया, कोई डेवलपमेंट की और ध्यान नहीं दिया। अब हम इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारा टॉपिक है ओवरऑल फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इसका मतलब है कि हमारी इंडिया की इकोनॉमी आज़ाद होने से पहले की शाम को कैसी थी। जैसे कि आप सबको पता है हमारी CBSE की लेटेस्ट अपडेट के अकॉर्डिंग हमें MCQs आएंगे। हम इसको पॉइंट टू पॉइंट पढ़ते हैं। Our first point is overall features of Indian economy on the eve of independence. Prior to the British rule, Indian economy was a vibrant and prosperous economy. On the agricultural front, it was a self-contained rural economy where cultivators themselves were the owner of lands. Industrial sector was famous throughout the world for its handicrafts, our exports, and enjoyed global reputation. The silk and cotton textiles were famous for their fine quality, and the metal and precious stone work were famous फॉर एक्सीलेंस क्राफ्ट्समैन। अब इसमें बताया हुआ है जब हम ब्रिटिशर्स के ग़ुलाम थे तब हमारे जो इकोनॉमिक थी वो वाइब्रेंट थी मीन्स साइलेंट थी, कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही थी। और हम बात करें एग्रीकल्चर सेक्टर की तो एग्रीकल्चर सेक्टर्स में क्या था, जो कल्टीवेटर्स थे वो अपने लैंड के मालिक थे और वो जैसे मज़दूरों से काम कराते थे तो उनको इतनी सैलरी भी नहीं मिलती थी कि वो अपना भरपेट गुजारा कर पाए। और हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर की। इंडस्ट्रियल सेक्टर था वो हैंडीक्राफ्ट के लिए फेमस था, बट जो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, जो हैंडीक्राफ्ट्स को भी ख़त्म कर दिया बिकॉज ऑफ सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल टू ब्रिटेन को उन्होंने रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया और जो फिनिश गुड्स थे वो हमारे इंडिया में आने शुरू हो गए, जिसके कारण हमारा हैंडीक्राफ्ट था वो भी बैकवर्ड में ही चला गया। और हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर्स में और बात की जाए तो सिल्क और कॉटन की टेक्सटाइल्स फेमस थी बिकॉज ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। और हम सेकेंड पैरा पढ़ते हैं, बट द एडवेंट ऑफ द ब्रिटिश रूल मार्क द बिगनिंग ऑफ अ सिस्टमैटिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। द एग्रीकल्चर सेक्टर वॉज एक्सप्लॉयटेड एज अ रिसोर्स ऑफ रेवेन्यू। जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर था, जो ब्रिटिश थे उन्होंने सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए इसके डेवलपमेंट की और कोई ध्यान नहीं दिया। जो एग्रीकल्चर सेक्टर था उससे जो हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा रॉ मटेरियल होते थे उन्होंने वो रॉ मटेरियल अपने ब्रिटेन को एक्सपोर्ट करके फिर देखो हमारे इंडिया में रॉ मटेरियल ज़्यादा मिलता था और ब्रिटिशर्स ने क्या किया, हमारा रॉ मटेरियल ब्रिटेन को एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया, वो भी फ्री में। हमारे से तो फ्री में ले जाते थे, बट जो हम रॉ मटेरियल से बन के फिनिश गुड्स इंडिया में इंपोर्ट होता था वो कॉस्टली पड़ता था, जिसके कारण ब्रिटिशर्स को इनकम ज़्यादा होती थी। द इंडस्ट्रियल सेक्टर वॉज डिस्ट्रॉयड बाय एक्सप्लॉइटिंग द डोमेस्टिक मार्केट फॉर द ब्रिटिश प्रोडक्ट्स। जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर था वो कैसे ख़त्म होना शुरू हो गया, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे वो अपनी मार्केट में इसको रॉ मटेरियल के लेके जाते थे और हमारे जो रॉ मटेरियल उधर जाता था वो फिनिश गुड्स इंडिया में आते थे और हम ज़्यादातर ब्रिटिश प्रोडक्ट्स का यूज़ करने लगे। एक्सपोर्ट्स ऑफ रॉ मटेरियल वाज इनकरेज टू प्रमोट सप्लाईज टू द ब्रिटिश इंडस्ट्री। जो रॉ मटेरियल की जैसे मैंने आपको बताया कि ब्रिटिश इंडस्ट्री में सप्लाई होने लगी, एक्सपोर्ट होने लग गया।
So, import of British goods was encouraged to give imports to the industrial revolution then happening in Britain, owing to the systematic exploitation for the agricultural and industrial sector and restricting of India's foreign trade in favor of British economy. India changed a vibrant economy and to a stagnant economy and backward economy. Thus, on the eve of independence, overall features of the Indian economy were under as they were. जैसे कि हमें पता चल रहा है कि जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने सिर्फ हमारी इकॉनमी को एक वाइब्रेंट इकॉनमी को स्टैग्नेंट और बैकवर्ड इकॉनमी बनाया। इन दिस सेंटेंस स्टैग्नेंट मीन्स विदाउट कलर, वाइब्रेंट मीन्स साइलेंट इकॉनमी। जो हमारी इकॉनमी थोड़ी साइलेंट थी उसको बैकवर्ड ही बनाया, जहाँ पर हम खड़े थे उससे भी बैक ले गए जो हमारे ब्रिटिशर्स थे। So our first point is stagnant economy. On the eve of independence, India economy was completely a stagnant economy. जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमारी जो इकॉनमी इंडिया की थी वो एक स्टैग्नेंट इकॉनमी बनेगी, कलरलेस इकॉनमी, फिक्की इकॉनमी बनेगी हमारी। अ स्टैग्नेंट इकॉनमी इज़ दो विच शोज़ लिटिल और नो ग्रोथ इन इनकम। वही बात होगी, फिक्की थी हमारी इकॉनमी, कलरलेस थी, जिसमें हमारी कोई ग्रोथ नहीं हो रही थी इन इनकम में। द ब्रिटिश गवर्नमेंट नेवर अटेम्प्ट टू एस्टिमेट इंडियाज नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, जैसे मैंने आपको बताया, सिर्फ उनको अपने देश को ही रिच करने का था, हमारी इंडिया की डेवलपमेंट कोई भी वो करने नहीं चाहते थे ना। उन्होंने कभी हमारी पर नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम मेजर की। Most of the estimates reveal that the country's growth of aggregate real output during the first half of the 20th century was less than 2% growth in per capita income. Output per year was meager 0.5%. Standard of living was miserably low. Epidemics or famines were recurring phenomena. मीन्स स्टैग्नेंट इकॉनमी हमारी होगी, कोई ग्रोथ नहीं हो रही थी, ना हम कोई बंदा इतना कमा सकता था कि वो अपने घर का गुजारा कर पाए। इसलिए हमारी एक जो इकॉनमी थी एट द टाइम ऑफ ब्रिटिश रूल, इट्स अ स्टैग्नेंट इकॉनमी, बैकवर्ड इकॉनमी। अब इसमें हम बात करेंगे कि हमारी जो इकॉनमी थी, जहाँ हमारी इकॉनमी वाइब्रेंट थी, वाइब्रेंट से वो बैकवर्ड में पीछे, मतलब गिरती क्यों जा रही थी हमारी इकॉनमी। इंडियन इकॉनमी वॉज अ बैकवर्ड इकॉनमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, एज इकॉनमी इज कॉल्ड बैकवर्ड इकॉनमी व्हेन इट हैज़ अ वेरी लो पर कैपिटा इनकम। एक बंदे की इनकम बहुत ज़्यादा लो होने के कारण जो हमारी इंडिया की इकॉनमी है वो बैक हो रही थी। इन 1947 to 1948 एट द पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया वॉज जस्ट 230। अगर हम पर कैपिटा इनकम की बात करें तो हम मतलब ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस हमारी इंडिया की बंदों की इकोनॉमिक इनकम, जो इनकम होती है पर कैपिटा इनकम, वो सिर्फ 230 रुपये। The bulk of population were very poor without sufficient food, clothing and shelter. Widespread unemployment caused by the destruction of handicraft industry was an important factor contributing to poverty. जो हमारी इंडिया की ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन थी वो पुअर थी। पुअर होने के कारण देखो 230 रुपये में वो अपना घर का गुजारा कर ही नहीं पाएंगे। तो सबसे ज़्यादा पर कैपिटा इनकम लो होने के कारण हमारी इंडिया की पॉपुलेशन बहुत पुअर थी, गरीब थी। ना उनको क्लोथिंग मिल पाता था, ना उन्हें शेल्टर। फूड अगर किसी को भी मिल जाता था तो वो बहुत ज़्यादा थैंक टू गॉड करते थे, जिसके कारण हमारे और हैंडीक्राफ्ट्स के डिस्ट्रक्शन होने के कारण भी हमारी बहुत अनएम्प्लॉयमेंट हुई, किसी को काम नहीं मिला, सारा रॉ मटेरियल बाहर जा रहा था। इसका भी ये बहुत मेन कारण है। डोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर, हम एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो हमारे जो इंडिया है वो एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में बहुत फेमस है। एग्रीकल्चर सेक्टर डोमिनेटेड द इंडियन इकोनॉमी एज द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। जीने का, रहने का साधन सबसे पहले तो एग्रीकल्चर है। नियरली 72% ऑफ द कंट्रीज वर्किंग पॉपुलेशन was engaged in agriculture. However, the contribution of agriculture to GDP was only 50%, indicating the backwardness of this sector. सबसे पहले तो बात करें 72% of India economy was depended on the
ओनली एग्रीकल्चर सेक्टर में ही हमारा 72% पॉपुलेशन जहाँ हमारी स्टे करती है, अगर वो ही बैकवर्ड चल जाए तो हमारे लाइवलीहुड तो इम्पॉसिबल हो जाता है. सो इन दिस सेंटेंस this sector suffered from low productivity owing to which is it had low contribution to GDP, gross domestic product. For अगर हमारी इंडिया की एग्रीकल्चर सेक्टर ही बैकवर्ड चल जा रहा है तो हमें इससे पता चलता है कि हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो वेरी वाइब्रेंट और स्टेगनेंट थी. सो ब्लीक इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में हम पढ़ते हैं. Prior to the British rule, industrial sector in India was well known for the handicrafts. Handicrafts means होता है जो हम अपने हाथों से कोई चीज़ बना के सेल करते हैं. जैसे पुराने ज़माने में किसी ने जैसे कुछ बना लिया, कोई मूर्तियाँ बना ली, वो हाथ का जो बना हुआ सामान जो पिछले ज़माने में लोग करते थे सेल, उसको हम ब्रिटिशर्स ने बहुत एक्सप्लॉइट किया. जैसे हैंडीक्राफ्ट तो बहुत फेमस थे, उसका रॉ मटेरियल बाहर जाने लग गया, हमारे इंडिया में रॉ मटेरियल नहीं बचता था, ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हो रही थी. बट इट वाज सिस्टमैटिकली डिस्ट्रॉयड बाय द डिस्क्रिमिनेटरी ब्रिटिश पॉलिसीज़. जैसे आपको पता ही है कि ब्रिटिश पॉलिसी ऐसी बनाई गई कि हमारा हैंडीक्राफ्ट सिस्टम भी एक्सप्लॉइट हो गया. बाय द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस small scale and cottage industry were almost renewed. Heavy industry showed a big growth, and for the bulk of capital goods requirement we were dependent upon imports from Britain. जैसे आपको पहले बताया ही है कि बैकवर्ड इकोनॉमी में क्या होता था हमारी on the eve of before we got independence. I mean to say that when we are under British rule and British government, तो क्या होता था हमारा रॉ मटेरियल बाहर जाता था. रॉ मटेरियल से जो ब्रिटेन वाले जो हमें सामान बना के देते थे वो हमारे इंडिया में इंपोर्ट होके आता था. उस पर टैक्स बहुत ज़्यादा लगता था. रॉ मटेरियल की कमी होने के कारण हमें ब्रिटेन प्रोडक्ट्स का ही यूज़ करना पड़ता था, जिसके कारण हमारा हैंडीक्राफ्ट सिस्टम भी एक्सप्लॉइट हो गया. हैवी डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट्स, इससे आपको पता चलता ही है. जो मैं ये आपको ब्रीफ में बता देती हूँ इसमें क्या है. इसमें होता था जो ब्रिटेन हमारा रॉ मटेरियल बाहर जाता था, रॉ मटेरियल जो हमारे फिनिश गुड्स में फॉर्म होके आता था वो हमारा इंडिया में आता था. फिर वो इंडियंस जो थे फिर वो इंपोर्ट किया हुआ ही प्रेफर करते थे, क्योंकि अगर वो अपने इंडिया में बनाते प्रोडक्ट्स फिर उसके ऊपर चार्ज बहुत ज़्यादा लग जाता था. फिर इसके कारण वो इंपोर्ट्स पे ही डिपेंड रहते थे. लिमिटेड अर्बनाइजेशन. एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस बल्क ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया लिव्ड इन विलेजेस. इन 1948 ओनली 14% ऑफ पॉपुलेशन लिव्ड इन अर्बन एरियाज वाइल 86% लिव्ड इन रूरल एरियाज. जैसे अर्बनाइजेशन मतलब सिटीजन्स के, यहाँ सिटीजन्स की बात की गई है. हम इसमें बताया गया कि जब हमें आज़ादी मिली तो बहुत सारी पॉपुलेशन विलेजेस में रहती थी. सिर्फ 1948 में सिर्फ 14% ऑफ पीपल लिव्ड इन अर्बन एरिया. सिर्फ 14% व्यक्ति ही सिर्फ अर्बन एरियाज़ में रहते थे, बाकी 86% पॉपुलेशन कहाँ रहती थी, रूरल एरियाज़ में, विलेजेस में. रूरल पॉपुलेशन लैक्ड अपॉर्चुनिटीज़ आउटसाइड एग्रीकल्चर. दिस कंपाउंडेड देयर पॉवर्टी, जिसके कारण वो विलेजेस में रहते थे और उनको गरीबी ही देखनी पड़ी. सेमी फ्यूडल इकॉनमी. ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियन इकॉनमी वाज नाइदर होली फ्यूडल नॉर कैपिटलिस्ट इकॉनमी. इट वाज अ मिक्स्ड इकॉनमी और सेमी फ्यूडल इकॉनमी. सेमी फ्यूडल इकॉनमी इसलिए बोला गया है जो हमारी इंडिया की इकॉनमी थी एक मिक्स इकॉनमी थी, इसलिए जो इकॉनमी मिक्सड इकॉनमी होती है उसको सेमी फ्यूडल इकॉनमी भी बोला जाता है. सच एन इकॉनमी हैड अ मिक्सचर ऑफ फ्यूडलिस्ट एंड कैपिटलिस्ट मोड्स ऑफ प्रोडक्शन. जो प्रोडक्शन में फ्यूडलिस्ट और कैपिटलिस्ट मोड्स का यूज़ किया जाता है उसे सेमी फ्यूडल इकॉनमिक बोला जाता है. फ्यूडल मोड ऑफ प्रोडक्शन लेट्स टू लो प्रोडक्टिविटी लेट्स टू बैकवर्डनेस. फ्यूडलिस्टिक मोड ऑफ प्रोडक्शन मीन्स जहाँ लो प्रोडक्टिविटी होती है. ब्रीफली वी कैन स्टेट दैट ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियन इकॉनमी वॉज
characterized with low level of economic development. It was developed only to the extent it could serve the colonial interest of British government. If railways, ports, post and telegraph were developed, this was to promote the process of colonial exploitation on the India's economy. It was directed towards the production and promotion of the economy interest on the of the British economy rather than the Indian economy. अगर इन्होंने इस बारे में ये बोला गया कि अगर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट में रेलवेज, पोर्ट्स और पोस्ट और टेलीग्राफ सिस्टम को डेवलप किया तो उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए, अपनी इनकम जनरेट करने के लिए किया, ना कि हमारी इंडियन इकॉनमी को डेवलप करने के लिए किया. अगर आज हम देखते हैं हमारे रेलवेज़ का फ़ायदा हो रहा है. रेलवेज़ को उन्होंने इसलिए इन्वेंट किया ताकि वो अपना हमारा रॉ मटेरियल भर भर के अपने ब्रिटेन तक पहुंचा सके और हम उधर का सामान इधर ले आ सके और उनको इनकम जनरेट हो. सो थैंक्स गाइस फॉर विजिटिंग अवर चैनल एंड वॉचिंग दिस वीडियो. फॉर नेक्स्ट वीडियो वी कैन अपडेट इट tomorrow. So guys, please do subscribe our channel. Thanks.